सर मैं आई कम इन? आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठिए, आइए शालू। थैंक यू सर। शालू, कोविड संबंधित जो एहतियात बरतने चाहिए, जो प्रोटोकॉल हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपकी कुर्सी पर्याप्त दूर रखी गई है और मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, लेकिन बातचीत करने के लिए मास्क हटा लिया जाए। आप चाहें तो हटा लीजिए पूरा। अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम शालू है। मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर से रहने वाली हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय मड़ियाहू जौनपुर से कंप्लीट की है। उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एनआईटी श्रीनगर से कंप्लीट किया है और यूपीएससी के लिए सर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अभी। तो आपने बीटेक करने के बाद कोई नौकरी ज्वाइन नहीं की? नो सर। बीटेक कब पूरा हुआ आपका? सर 2017 में। 5 साल 4 साल हो गए? जी सर। क्यों कोई नौकरी मिली नहीं या आपने? नहीं सर, जब मैं आईआईएससी बेंगलोर में मैंने वहाँ पे रिसर्च वर्क किया था सर, और मेरा पहले से ही था कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए जाऊँगी। तो फिर सर जब मैं आईआईएससी में रिसर्च वर्क कर रही थी तो मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे सोशल सेक्टर के लिए रिसर्च वर्क हो रहे हैं, जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे अभी ही ग्रेजुएशन के जस्ट बाद ही मुझे सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहिए। तो इससे तो आपने धन कमाने के बहुत सारे अवसर त्याग दिए। 4 साल में आपने कितना धनोपार्जन किया होता? लाइफ में धन उपार्जन करना ही सब कुछ नहीं है। अगर आप अपने जॉब से सेटिस्फाई हो तभी आप एक्सेलेंस हासिल कर सकते हो और खुश रह सकते हो। ठीक है, तो प्रशासक बन के आप कैसे संतोष हासिल करेंगी? प्रशासन में सर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि मैं जो भी मेरे पास कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको कुछ बेहतर करके यूटिलाइज़ कर सकूं। और ये सिविल सर्विसेज जो है ये हमें लेकिन आजकल तो प्रशासकों को नेता लोग खिलौनों की तरह इधर से उधर खेलते रहते हैं, बेचते रहते हैं। थोड़ा इम्पैक्ट है, पॉलिटिसाइजेशन है, ये सही है। लेकिन सर सिविल सर्विसेज एक ऐसा एरिया है जो हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने वर्क का इम्पैक्ट लोगों पे डायरेक्ट देख सकें, जो कि मोटिवेशन है खुद में ही। और आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी भी हैं, ये बताएं कि भारत के आज तक की प्रगति में पिछले 70-75 साल में राजनीतिक नेतृत्व की मुख्य भूमिका रही है या प्रशासनिक नेतृत्व की? सर दोनों की ही। अगर वरीयता क्रम तय ही करना हो, जी सर, ज्यादा भूमिका किसकी रही है? सर मुझे लगता है कि 50-50% दोनों की ही है। एकदम 50-50%, 50.2 और 49.8 जैसा भी कुछ नहीं बन रहा है सर। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिक्स का मुझे लगता है ज़्यादा महत्व है, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन कैसा काम करेगी वो तय होता है। तो आपको लगता है यूपी का एडमिनिस्ट्रेशन अभी वही कर रहा है जो कि राजनीतिक नेतृत्व चाह रहा है? दोनों ही, मतलब कि कहीं कहीं पर डिस्क्रिशनरी पावर भी यूज़ करना होता है और कहीं पर पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कहते हैं वैसे भी काम करना होता है। इसका मतलब प्रशासन अपनी सत्ता का दुरुपयोग भी तभी करता है जब राजनीतिक नेतृत्व चाहता है। सर राजनीतिक नेतृत्व में उन्हें लॉ बनाने का अधिकार होता है और प्रशासनिक नेतृत्व जो होता है वो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो भी लॉज बनाए जाते हैं उनका महत्व ये होता है कि वो लोगों के लिए कैसे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे डील किया जाए। और यूपी के मंत्रिपरिषद में कितनी महिला मंत्री हैं? सर मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। फिर भी क्या 2-3 नाम याद आ रहे हैं, चेहरे याद आ रहे हैं? कोई एक भी याद नहीं आ रहा है? नहीं। तो राजनीतिक नेतृत्व ऐसा क्यों चाहता है कि जिस देश की आबादी में 50% हिस्सा महिलाओं का है, उस देश में महिला को मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है? सर ये अभी भी, मतलब कि कल्चरल वैल्यूज़ जो हमारे हैं, ट्रेडिशन के हिसाब से जो भी पास्ट में हुआ, हिस्टोरिकल इम्पैक्ट अभी भी है इस क्षेत्र में। और पास्ट में महिलाओं का पार्टिसिपेशन इतना नहीं रहा है पॉलिटिक्स में, जिसकी वजह से अभी भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं वहाँ पे कहीं स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सर उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा। यूपी की थी वो। पहली महिला राज्यपाल? सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश से थी। अच्छा, तो बावजूद उसके कि महिलाओं को शुरुआती दौर में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला, आजकल लगता है कम होता जा रहा है। लेकिन फिर भी सेंटर में अगर हम देखें तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। सेंटर में अच्छा है, यूपी में कमज़ोर क्यों है? सर
क्योंकि यूपी में अभी भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो दूसरे राज्यों से, तो उत्तर प्रदेश में सर जो भी मान्यता है या फिर पास्ट में ऐसे मूवमेंट्स नहीं है जैसे साउथ में हुए हैं मूवमेंट्स, फॉर एग्जांपल टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जिसमें महिलाओं का भी बराबरी में पार्टिसिपेशन होता था। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप वहाँ पे बहुत स्ट्रांग हैं। तो इसकी वजह से वहाँ जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं कल्चर और ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जांपल जो महिलाएं हैं वो घूंघट प्रथा है वहाँ पर अभी भी, तो वो पब्लिक पार्टिसिपेशन उनका बहुत ही कम होता है। तो इस वजह से जब लोअर लेवल में ही नहीं पार्टिसिपेट कर पाती तो आगे जाने के लिए उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम रहती हैं। अच्छा, क्या राइट टू मैरिज एक फंडामेंटल राइट है, क्या मूल अधिकार है, विवाह का अधिकार? सर राइट टू मैरिज एक अपना पर्सन की चॉइस से अगर किसी को शादी करना है तो आर्टिकल 21 के अंडर में संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सटेंशन दिया है कि राइट टू मैरिज ऑफ पर्सन ऑफ वंस चॉइस। ये आर्टिकल 21 में जो अधिकार मिला है उसके लिए निर्बंधन आर्टिकल 22 में है। जी सर। उसके ऊपर लिमिटेशंस इम्पोज किए गए हैं आर्टिकल 22 में। सर आर्टिकल 22 में है कि सर डिटेंशन के लिए वो है कि किस तरह से डिटेंशन किया जा सकता है। तो आर्टिकल 21 उसमें भी प्रावधान निर्धारित किए गए हैं कि कब डिटेंशन किसी को किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर वो देश के सॉवरेनिटी के लिए प्रॉब्लम है या फिर नेशनल इंटरेस्ट को हार्म करता है तब। डिटेंशन के तहत क्या राइट टू मैरिज को डिनाई किया जा सकता है? सर क्या सरकार डिनाई कर सकती है? सर ऐसे तो सरकार डिनाई नहीं कर सकती, लेकिन अगर उसके लिए कोई रीज़न है तो डिनाई कर सकती है। फॉर एग्जांपल अभी रिलीजियस कन्वर्जन के लिए एक्ट आया है, तो वहाँ पर है कि अगर आप केवल रिलीजियस मतलब मैरिज के पर्पस से अगर आप कन्वर्जन करते हो, रिलीजियस कन्वर्जन, तो आपको आपका मैरिज जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है शालू जी, आप जौनपुर से हैं। जी सर। जौनपुर के कुछ स्ट्राइकिंग फीचर्स के बारे में बताइए हम लोगों को। जौनपुर में महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों से ज़्यादा है, और जौनपुर एक बहुत ही उसका हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस है। और जौनपुर जो है वो अपने सेक्युलरिज्म के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो अटाला मस्जिद है उसको अटाला मंदिर को तोड़ के बनवाया गया था, लेकिन उसको हिंदू और मुस्लिम के कल्चर का मिक्सचर माना जाता है, तो इसलिए सेक्युलरिज्म का प्रतीक उसको माना जाता है। क्यों ऐसा माना जाता है? हिंदू और मुस्लिम के कल्चर का मिक्सचर क्यों माना जाता है? सर क्योंकि वहाँ पर मंदिर को तोड़ के जब बनवाया गया अटाला मस्जिद, तो जो वहाँ पे कोई वायलेंस या फिर प्रेजेंट में भी उसके लिए किसी को भी कोई मन में खेद नहीं है। और जो अटाला देवी का मंदिर था उसको हम फिर से चौकिया में जौनपुर में ही स्थापित कर दिया गया है। तो जो उसका डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर है, तो वहाँ पे ऐसा लिखा भी हुआ है हिंदी और उर्दू दोनों में ही कि हिंदू और मुस्लिम के मिक्स कल्चर का प्रतीक है। ओके, लिंगानुपात वहाँ का मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। जी सर। क्यों ऐसा है? सर क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए जो फैमिलीज़ हैं वो खुद से ही प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि एजुकेशन के लिए लड़कियां भी वहाँ पे उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ पेरेंट्स दे रहे हैं। ये प्रमुख कारण है कि माइग्रेशन एक प्रमुख कारण, आउट माइग्रेशन? सर आउट माइग्रेशन जौनपुर के लिए इतना प्रमुख कारण नहीं है, लेकिन मैं इसका दूसरा भी कारण ये कहूँगी कि अनवांटेड गर्ल्स, भारत में ऐसा हुआ एक्ट आया कि आप जो है एबॉर्शन नहीं करवा सकते, तो फिर इसके बाद से जो गर्ल्स थी उनका संख्या बढ़ने लगा, क्योंकि एबॉर्शन नहीं करवा सकते, नहीं तो पहले सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन होता था। ओके ठीक है, PSIR आपका ऑप्शनल है। अभी आपने देखा होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके इस्टेब्लिशमेंट के 100 साल हुए। पिछले कई दशकों से चाइना ने बहुत अच्छी प्रगति की है। जी सर। ठीक, और एक महाशक्ति के रूप में उभर आया। जी सर। भारत और चीन के अगर हम इतिहास को देखें तो लगभग आसपास स्वतंत्र हुए थे। जी सर। क्या भारत कुछ चीन से सीख सकता है जिससे उसका भी विकास और बेहतर हो सके? जी सर, भारत चीन से सीख सकता है, और कोई भी कंट्री अगर वो हमसे बेहतर कर रहा है तो हमें उससे सीखने की ज़रूरत है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बताइए कहाँ हम उनसे सीख ले सकते हैं। जी सर, तो जैसे कि वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर। तो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन के लिए सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया, जो कि इंडिया में बहुत ही लेट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट।
तो वहाँ पर, और हमारे यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम अभी आया है, लेकिन वहाँ पे हेल्थ के लिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो हेल्थ और एजुकेशन वहाँ का बेटर हो गया। इसके अलावा जो है उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया, तो इसलिए वो आज एक एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो हब हैं दुनिया के, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है। क्या हम शासन के स्तर पे भी उनसे कुछ सीख सकते हैं? सर गवर्नेंस की बात अगर मैं करूँ तो सर, इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए कोई भी कदम उठाना, ठोस कदम उठाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि उसके लिए लोगों का विल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वो कोई भी ठोस कदम उठा सकता है, लेकिन नहीं, मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ, क्या हम उनसे कुछ सीख सकते हैं या नहीं? सर, ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होती है। अच्छा, ठीक है। एक शब्द है सोशलिज्म और एक है कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, क्या इनको आप डिफरेंशिएट कर सकती हैं? सर, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म। जी सर, जो सोशलिज्म है सर वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है। सोशलिज्म के अंडर में ही कम्युनिज्म आता है और मार्क्सिज्म भी आता है सोशलिज्म के अंडर में। तो जो सोशलिज्म था वो लोअर क्लास के, जो भी बैकवर्ड है, लेबर क्लास है, उनका ये आवाज़ उठाता है कि एक्सप्लॉयटेशन हुआ कैपिटलिज्म जब आया। तो उसके बाद फिर हमारा कम्युनिज्म जो है, वहाँ पर हर एक चीज़ को गवर्नमेंट के हाथों में होता है, जबकि सोशलिज्म लोअर क्लास की आवाज़ को उठाता है। तो और मार्क्सिज्म जो है वो जो कि वायलेंस की बात करता है, और सोशलिज्म में बहुत सारे ऐसे भी क्लास हैं जो वायलेंस की बात नहीं करते और वो गवर्नमेंट को सही नहीं मानते हैं मार्क्सिज्म में। ठीक है शालू जी, ठीक है, थैंक यू सर। शालू जी, आपने अपने हॉबी में लिखा है लर्निंग अबाउट ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी सर। तो इसको थोड़ा स्पेसिफाई करिए, कैसे, किस तरह के नॉलेज को यूज़ करते हैं हम, ट्रेडिशनल नॉलेज को? सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वो हर एक फील्ड में हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो हमारा इन्वायरमेंट हो या फिर सोसाइटी हो या इकोनॉमी। कौन से ट्रेडिशनल नॉलेज को आप यूज़ करते हैं, आप अपने विषय में बताइए। सर, अगर हम वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं तो वाटर कंजर्वेशन के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे, जिनको अभी जल जीवन मिशन में भी फोकस किया जा रहा है, जैसे पॉन्ड्स हो गए। और आपने कुछ ऐसा किया है, कुछ केस स्टडी आपने ऐसा कहीं गांव में, या आपने जहाँ से भी हैं, जहाँ नेटिव प्लेस है आपका? जी सर, जो हमारा मेरा घर जहाँ पे है बालवरगंज, वहाँ पर जब हमारे मम्मी पापा की शादी हुई थी उस समय में वहाँ पे पॉन्ड्स और कुआं आसपास घर के था। जिसको कि अभी जो है वेस्ट डंपिंग करके उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से बनाई गई थी उस समय, जिससे कि गांव में कहीं भी बारिश होती थी तो वो पानी आके वहीं पर इकट्ठा होता था। पर आजकल कंस्ट्रक्शन वर्क ऐसे हुए जिससे कि पानी वहाँ पे इकट्ठा ही नहीं हो पाता है। चलिए, पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है, आपने रखा है। जी सर। पॉलिटिक्स क्या होता है? सर, पॉलिटिक्स जो है ये लोगों की लीडरशिप करने के लिए, पावर में आने के लिए जो भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं उनको ही पॉलिटिक्स कहेंगे सर। मतलब पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन करते हैं या आप भी अभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अभी जो ये सेटअप में है? सर, हम भी कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका संबंध प्रतिस्पर्धा से है? जी सर, प्रतिस्पर्धा होती है। पॉलिटिक्स और पॉलिटी और पॉलिटिकल सिस्टम, ये तीन शब्दों के बीच अंतर बताइए। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटी। पॉलिटी सर, पॉलिटिक्स तो अभी मैंने बताया प्रतिस्पर्धा, आपने बताया सर प्रतिस्पर्धा होती है। और पॉलिटिकल सिस्टम सर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे लोकतांत्रिक हो गया या फिर कम्युनिज्म हो गया। तो पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह से किसी भी देश का अलग होता है, लेकिन सब में पॉलिटिक्स होता है। और पॉलिटिकल, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए, आपने अपने प्रोफाइल में जो प्रेफरेंस दिया हुआ है, इंडियन पुलिस सर्विस दिया हुआ है। यूजुअली महिलाएं थोड़ा सा कम प्रेफर करती हैं इंडियन फॉरेन सर्विस। आप इतना अच्छे से बोल भी रही हैं, आपका इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल है, तो आपने इंडियन फॉरेन सर्विस को क्यों नहीं दिया एज ए सेकंड चॉइस? सर, यूपीएससी ने मेरी चॉइस पूछी थी, तो मैंने जिस समय मैं फॉर्म भर रही थी तो उस समय मुझे ये समझ में आया कि जो भी मेरे आसपास में लोग हैं या फिर जो उनका कल्चर है, ट्रेडिशन है, मैं उनको जानती हूँ, तो मेरे काम का इम्पैक्ट
बेहतर तरीके से उन पर हो सकता है। लेकिन अगर मुझे सर फॉरेन सर्विस मिलेगा तो मैं अच्छे से वो भी करेंगे, अच्छी बात है। आप 2-3 अधिकारियों के नाम बताइए जो आईपीएस अफसर हैं, किरण बेदी और केपीएस गिल छोड़ करके, जिनसे आप प्रभावित लगते हैं। सर अच्छा, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है? नहीं। यूपी से हैं आप, जौनपुर से, और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की चैलेंजेस तो थोड़ी रहती है, ऐसा आप मानते हैं? जी सर। तो क्या आपको लगता है क्या प्रॉब्लम है यूपी में? जब से रिपब्लिक बना है, स्वतंत्रता के दिनों से यूपी, बिहार, ये सब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम रहती है, क्या रीज़न है? जी सर, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है क्योंकि यूपी में पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं। और सेकंड थिंग है कि जो यूपी है वहाँ पर अभी इतने अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। जब भी लोगों के पास लोग इकोनॉमिकली एम्पावर्ड नहीं होते तो क्राइम्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। इसके अलावा सर यूपी में वुमेन के अगेंस्ट भी अगेंस्ट में बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, तो वहाँ पे वुमेन नहीं एम्पावर्ड हैं, इसलिए क्राइम्स हो रहे हैं। तो आप तो इतना कुछ पढ़े होंगे, महिलावाद या फेमिनिज्म आप जानते हैं, आपका विषय भी है। क्या होता है महिलावाद और कैसे यूपी में एम्पावर किया जा सकता है, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ हमें बताइए। सर फेमिनिज्म जो होता है ये एक अम्ब्रेला आइडियोलॉजी है जो कि, लेकिन उसमें कॉमन ये होता है कि आप वुमेन के राइट्स के लिए फ़ाइट करते हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश में कुछ करना चाहते हैं वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए, तो सबसे पहले हमें एजुकेशनल एम्पावरमेंट करना पड़ेगा और वुमेन को इक्वल लाने के लिए हमें वुमेन को एसेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की वैल्यू तब होती है जब वो एक एसेट की तरह होता है। तो उसके लिए तो सारी योजनाएं जो हैं उसके फोकस में तो वीमेन ही रहती हैं। वीमेन इन डेवलपमेंट हम लोग का तो शुरू से ही है, जी तो भी क्यों नहीं हो रहा है? सर वुमेन का फोकस होता है, लेकिन प्रेजेंट में गवर्नमेंट ऑफ यूपी जो है उसने स्वर्णिम योजनाएं चलाई हैं, जिसमें कि अगर महिलाएं जो हैं वो अगर लड़की पैदा होती है तो उसके लिए कुछ फैमिली को असिस्टेंट दिया जाता है। इसके अलावा जो फैमिली है वो लड़कियों की एजुकेशन को प्रमोट करे, तो वो 6 पास करे, 9th पास करे, 12th पास करें, तो उसके लिए फैमिली को असिस्टेंस दिया जाता है ताकि वो लड़कियों की एजुकेशन को प्रमोट कर सकें। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में सुना है आपने? जी सर। क्या होता है, क्या फ़ायदा है उसका? सर सेल्फ हेल्प ग्रुप में कुछ लोग आते हैं साथ में जिनका एक ही, कुछ लोग मतलब मेल फीमेल सभी आ सकते हैं या सिर्फ महिलाएं आती हैं? सर प्रेजेंट में इसका कॉन्सेप्ट जो है बांग्लादेश से लिया गया था, पर मोस्टली जो है वुमेन ही होती हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सर उनका कॉमन सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है जो कि कॉमन बैकग्राउंड से भी लगभग होती हैं। तो वो कुछ एक्टिविटीज़ करती हैं, जैसे कि कुडुम्बश्री है, तो उसमें पापड़ वगैरह बनाना या फिर लोकल एक्टिविटीज़ जो भी वो कर सकती हैं तो वो करती हैं। और बैंकिंग से भी इनका कनेक्टिविटी होता है ताकि उनको लोन्स मिल सकें उनकी एक्टिविटीज़ के लिए। चलिए बताइए, आप मतलब कार्ल मार्क्स ने जो भी कहा वो चला नहीं दुनिया में इतना। पूंजीवाद में ऐसा क्या खास है कैपिटलिज्म में कि वो ख़त्म ही नहीं होता है, चलता चला जा रहा है, ऐसा आप मानते हैं? या आज का यूनिपोलर वर्ल्ड है, कैपिटलिस्टिक ओरिएंटेशन से ही चीज़ें हो रही हैं, और सब जो समाजवादी परिप्रेक्ष्य है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है। क्या रीज़न है इसका? सर जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने जो भी थ्योरी दिया वो हमेशा कंट्रोल करता है लोगों को, और ह्यूमन का जो नेचर होता है वो चाहता है कि वो फ्री रहे ताकि वो अपनी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको यूटिलाइज़ कर सके। तो इसलिए मार्क्सिज्म जो है वो इतना फेमस नहीं रहा। हाँ, मतलब इंडिविजुअलिज्म और लिबर्टी वगैरह आप उसको देख रहे हैं, ठीक है। यूपी में रोमियो स्क्वाड ऐसा बनाया जाता है, तो कहीं आपको लगता नहीं कि इंडिविजुअल फ्रीडम के अगेंस्ट में है? कोई दो लोग, वयस्क लोग आपस में कहीं मिलते हैं पार्क में या कहीं भी, तो अपनी इच्छा से तो मिल सकते हैं। स्टेट कौन होता है रोकने वाला? क्या आपको ये सही लगता है पॉलिसी? रोमियो स्क्वाड सर किसी भी कपल को परेशान करने के लिए नहीं बनाया गया है। कोई भी लॉ बनता है तो वो उसका एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक होता है, स्पिरिट बहुत अच्छा होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वो सभी लॉज का की होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन ही गलत तरीके से हो रहा है, जिसमें कभी कभी। चलिए, आप अगर जिलाधिकारी बनते हैं तो आप 1861 के पुलिस एक्ट के तहत आप चेयरपर्सन होंगे वहाँ के, मजिस्ट्रियल पावर आपके पास होगी, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे एज ए मैजिस्ट्रेट सर किसी भी जिले में?
महिलाओं की सुरक्षा के लिए सर जो भी ऑलरेडी स्कीम्स प्रेजेंट हैं उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना। वो तो ठीक है कि आप करेंगे, आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा, बहुत कुछ पढ़ेंगे। एक ओवरऑल एक आपका आइडिया कि उसमें क्या करना चाहेंगे, जैसे रेलवे स्टेशन पे, सिनेमा घरों में, या कहीं पे लीकर वगैरह शॉप है, वहाँ पे छेड़खानी हो जाती है भीड़ भाड़ के इलाकों में, वहाँ पे आपका कुछ आइडिया है, कुछ आपके पास ऐसा प्रोग्राम है माइंड में जो आप चाहते हो कि ऐसा होना चाहिए? आपका प्रोग्राम क्या है? पहले तो सीसीटीवी वगैरह होना चाहिए सेटअप हर एक। वगैरह नहीं, आपका तो बीटेक है, तो आप कंप्यूटर साइंस से हैं, तो ये तो इम्पोर्टेंट है कि आईसीटी का यूज़ आप करें ही। ठीक है, ये मान लिया मैं। सीसीटीवी कैमरे प्लांट कर देंगे आप शहरों में, हर भीड़ भाड़ वाले इलाके में। ठीक है, और उसके बाद? और सर ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम वो बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट होना चाहिए, जहाँ पर उसको तुरंत ही कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी नंबर्स वगैरह हैं, अगर वहाँ पे कोई भी वुमन कॉल करती है तो रिस्पांस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और पुलिस स्टेशन है तो एक स्पेशल सेल होना चाहिए जो कि वुमन की प्रॉब्लम्स से डील करे, क्योंकि जो भी क्राइम्स होते हैं वुमन के लिए रिपोर्टिंग बहुत ही कम हो पाती है। अपनी 3 खूबियाँ और 2 कमियाँ बताइए। सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ और सर दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं एक गुड लिसनर हूँ। अच्छी बात है। कमियाँ? सर कमियाँ ये हैं कि दूसरों की प्रॉब्लम्स अगर सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा मेरे ही साथ हुआ है, तो उसको थोड़ा सा माइंड पे ले लेती हूँ। और सर गुस्सा हो जाता है। तो कैसे फिर आपको ये ऑल इंडिया सर्विस क्यों दिया जाए? आप तो गोली चलवा दीजिएगा, आप तो यू विल बी एक्ट एज ए मैजिस्ट्रेट, तो तुरंत फायर कर दोगे। सामने अगर किसान और स्टूडेंट होंगे निर्दोष, तो आप तो गोली चलवा दोगे। सर गुस्सा, मैं ये कह रही थी कि मुझे गुस्सा जल्दी नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से रिस्पांस ओके, कई बार गुस्सा आना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी सर। अच्छा, ठीक है। एक आखिरी सवाल, आपके पिताजी का अपना ओन बिजनेस आपने लिखा हुआ है, किस तरह का बिजनेस था और उससे आपने क्या ऑर्गेनाइजेशन चलाने की टेक्निक सीखी जो आप एडमिनिस्ट्रेशन में लागू करोगे? सर मेरे पापा का सिल्वर स्मिथ का बिजनेस है, जिसमें कि वो चांदी का काम होता है, और मैं भी अपने पापा के साथ में कभी कभी काम कराती थी। तो सर जैसे हैंडीक्राफ्ट है या फिर हाथों से बनी हुई चीज़ें इस समय बहुत ही ज़्यादा उनकी डिमांड है, लेकिन वो सब ठीक है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपने क्या सीखा? कस्टमर से कैसे पेश आए, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, वो क्या सीखा आपने? कुछ ऐसा जो इंटीग्रिटी मेंटेन करे ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर आप वो चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में डाल सकें जहाँ भी आप पोस्टेड हों। सर अगर कस्टमर जो है उसको कोई प्रॉब्लम है हमारे सामान से रिलेटेड, तो उन्हें समझाना चाहिए। कस्टमर केयर को इम्प्रूव करेंगे? जी सर। तो सरकार में ऐसा चीज़ जो होता है उसको क्या कहते हैं? सर सिटीजन चार्टर का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या होता है वो? चार्टर सर, सिटीजन चार्टर अगर सिटीजन के राइट्स के बारे में उनको बताया जाता है और उनकी ड्यूटीज़ के बारे में मेंशन होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उसमें ग्रीवांस भी सेटल किया जाता है। थैंक यू। हाँ शालू, आपका वैकल्पिक विषय PSIR है। मुझे बताइए किसका कथन है, वेयर देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो लिबर्टी? सर हॉब्स का कथन है ये। चलिए इसका एक एग्जांपल देके बताइए मुझे। सर हॉब्स जो थे वो मानते थे कि जो लॉ है वो हमेशा नहीं, समकालीन परिप्रेक्ष्य में एक एग्जांपल देके बताइए जिससे इसकी पुष्टि हो कि वेयर देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो लिबर्टी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप बता सकते हैं। सर फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में प्रेजेंट में लॉ है, तो वो लॉ है, लोगों को डर लगता है कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो फिर हमें सज़ा मिलेगी, तो फिर वो जो क्राइम है वो वुमेन के अगेंस्ट में डिक्लाइन होने के लिए किया जा रहा है, तो इससे वुमेन की लिबर्टी बढ़ रही है क्योंकि लॉ है। किस तरह की लिबर्टी मिल रही है, किस तरीके से वुमेन एम्पावर हो रही है अगर ये लॉ है तो? सर अगर उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाता तो फिर उनका राइट होता, अगर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है तो वो अपनी आवाज़ को प्रॉपर तरीके से उठा पाती, अगर उन्हें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी लेनी है तो भी वो कह पाती, और डॉरी सिस्टम वगैरह नहीं होता तो जिससे उनकी एजुकेशन अच्छे से हो पाती। ठीक है, आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ा होगा, मैकियावेली एक बहुत बड़ा नाम है उसमें। जी सर। मैकियावेली जब कहते हैं द किंग हैज़ टू बी लैन एंड फॉक्स एट द सेम टाइम, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तो किंग का ये एट्रीब्यूट जमता है। क्या आपको लगता है कि डोमेस्टिक अफेयर्स को मैनेज करने के लिए भी किंग को यानी कि शासक को लैन और फॉक्स दोनों होना चाहिए? सर भारत के कॉन्टेक्स्ट में बताइएगा थोड़ा सा। जी सर,
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, अगर उसका लीडर स्ट्रांग होता है और पॉलिटिकल पार्टी एक स्ट्रांग पोजीशन में होती है तो वो कोई भी लॉ बना सकती है जिसको इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। लेकिन अगर स्ट्रांग नहीं है सेंटर पे उनकी पोजीशन तो लॉ बनाने में प्रॉब्लम होती है और उसको हैंडल करने में भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा फॉक्स है तो वो इंटेलिजेंट होता है, क्लेवर होता है, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर अच्छे से वर्क करती हैं इंडिया में तो जो भी अटैक है, अभी प्रेजेंट में ही ड्रोन अटैक हुआ है जम्मू में, तो उसको मिनिमाइज किया आप जा सजेस्ट सकता कर रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एज वेल एज डोमेस्टिक अफेयर्स में भी मैकियावेली की जो धारणा है किंग को लेकर वो प्रासंगिक है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी अभी भी? सर पूरी तरह से नहीं कहेंगे, क्योंकि हार्ड पावर के साथ साथ में हमें सॉफ्ट पावर की भी ज़रूरत होती है अगर किसी भी कंट्री को रन करना है तो। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आपने अपने अभिरुचियों में शामिल किया है स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रन। एक एक्ट है भारत सरकार का, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। आप मुझे इसकी कुछ खास बातें बता सकती हैं? सर प्रिवेंशन ऑफ द चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में 18 साल से छोटे बच्चों के अगेंस्ट में अगर कोई भी सेक्सुअल अब्यूज़ एक्टिविटी अटेंड होती है तो उसको बहुत ही हायर क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल किया जाता है। सारे? जी सर। सारे मतलब आप मुझे क्लासिफिकेशन दे सकती हैं? दो तरह के असॉल्ट हैं, एक सेक्सुअल असॉल्ट पेनिट्रेटिव और दूसरा है नॉन पेनिट्रेटिव। आप मुझे बता सकती हैं कि 16 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके साथ अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो उसके लिए प्यूनिटिव प्रोविज़न क्या है इस पार्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत? सर उन्हें सज़ा मिल सकती है जेल की। नहीं, वो तो मिलेगी, वही मैं जानना चाहता हूँ किस तरह के सज़ा का प्रावधान है, कितने साल की सज़ा की मियाद कितनी होगी? सर आपको इसके बारे में नहीं पता? याद मुझे बताइए कि ये जो एक्ट है ये क्या जेंडर न्यूट्रल है या फिर लड़कों को लेके साइलेंट है और केवल लड़कियों के अगेंस्ट अगर इस तरह की हिंसा होती है, सर जेंडर न्यूट्रल है, किसी के साथ होती है तो इसमें कार्रवाई की जाएगी? ठीक है, आपने इंडियन पॉलिटी भी गहन अध्ययन किया होगा इसमें। मुझे बताइए डबल मेंबरशिप का एक कॉन्सेप्ट है, अगर एक व्यक्ति राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए निर्वाचित हो जाता है जी सर, और सबसे पहले तो बताइए कितने दिन की मियाद है जिसके अंतर्गत उसको अपना माइंड स्पीक करना पड़ेगा कि वो लोकसभा में जाना चाहता है या राज्यसभा में? अगर उस मियाद में उसने ये एक्सप्रेस नहीं किया तो कौन सी सीट खाली होगी और उसके पीछे रैशनल क्या है? प्रश्न के 3 पहलू हैं, मैं तीनों पे आपसे जवाब चाहता हूँ। सर मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो मुझे याद आ रहा है वो शायद 15 डेज़ है। और अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही उनकी सीट्स हैं तो लोकसभा की सीट जो है वो अगर वो अपना निर्णय नहीं देते हैं तो वो खाली हो जाती है। लोकसभा की सीट खाली हो जाएगी? आप श्योर हैं या फिर आप गेस कर रही हैं? लोकसभा तो पॉपुलर हाउस होता है, पॉपुलर सेंटिमेंट को एक्सप्रेस करने वाला हाउस है, तो एक लॉजिकल कंक्लूजन ये हो सकता है अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो लोकसभा की सीट बनी रहेगी, राज्यसभा की खाली हो जाएगी। सर मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था तो सर मुझे यही याद आ रहा है कि लोकसभा की सीट खाली हो जाती है। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है, अब आप देखती होंगी कि जब भी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा जाती है केंद्रीय बलों की तैनाती वहाँ हो जाती है जी सर, है ना? CRPF स्पेशली आप देखती होंगी जब भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, फिर ये केंद्र से फोर्स क्यों वहाँ जाती है? आपको नहीं लगता कि ये जो हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन है उसमें केंद्र का राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप है? सर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट को प्रोटेक्ट करने का प्रावधान है कि जो है सेंटर अपनी फोर्सेस वहाँ पे सेंड कर सकती है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पर्पस के लिए किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए हार्मफुल होता है। और एक और पहलू जो मुझे लगता है, आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स इनकॉम्पिटेंट है इस तरह की जो डाइवर्सिफाइड जो लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस है उसको हैंडल करने के लिए? तो केंद्र की जो प्रोफेशनल फोर्सेस को बुलाया जा रहा है और ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि हमें ट्रेनिंग के लेवल पे स्टेट फोर्सेस को और ऑगमेंट करना चाहिए, उनका रिवैम्पिंग करना चाहिए। सर इनकॉम्पिटेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम जो पुलिस फोर्सेस हमारे हैं उनको हम प्रेजेंट टाइम से जो सिचुएशन चेंज हो रही हैं उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर इक्विपमेंट दी जाए, क्योंकि पुलिस में भी रिफॉर्म की बहुत इस समय ज़रूरत है। और ख़ास करके जब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के युग में रह रहे हैं और साइबर जो स्पेस है उसका बहुत ही ज़्यादा आप मुझे बता दीजिए कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन पे उत्तर प्रदेश ने 2020-21 में कितना बजट एलोकेट किया है? सर मुझे आपको नहीं पता? सर पूछिए प्लीज़। शालू जी सर, एक स्टेटमेंट है कि महिलाएं पैट्रियार्की को बढ़ावा देने में
पुरुषों से ज़्यादा जिम्मेदार हैं। आपकी क्या राय है इस पर? आपकी सहमति है, असहमति है? सर पैट्रियार्की जो है वो अगर हम उसका सेंस देखें तो वो होता है अथॉरिटी ऑफ द फादर। तो ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं था, लेकिन बाद में जब अथॉरिटी के नाम पर वुमन का स्तर जो है सेकेंडरी कर दिया गया तो पैट्रियार्की नेगेटिव हो गया। लेकिन पैट्रियार्की को लाने में सर वुमन का मैं जिम्मेदार नहीं, वुमन को ज़्यादा जिम्मेदार नहीं लाने में नहीं, उसको बनाए रखने में और बढ़ाने में प्रत्यक्ष भूमिका ना हो सकता है अप्रत्यक्ष भूमिका हो। सर अगर हम वुमन जहाँ तक उनकी जिम्मेदारी है पैट्रियार्की को कायम रखने में, तो वो ये है कि वो खुद ही अपने खिलाफ हो रहे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके खिलाफ में वायलेंस है, उसके खिलाफ में वो खुद आवाज़ नहीं उठाती हैं। और जब एक महिला फैमिली में ये होता है कि एक जो महिला हेड होती हैं वो खुद भी वुमन को सब्जुगेट करती हैं कि ऐसा नहीं करना है या फिर घूंघट में रहना है और आपको इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं वुमन भी जिम्मेदार हैं, पर आदमी भी जिम्मेदार है उसके लिए बराबर के ही। ठीक है, आपने अपने घर में कभी महसूस किया है कि पितृसत्तात्मकता दिख रही हो? सर मेरी दादी जी थी तो वो ऐसा इकोनॉमिकली कुछ करती नहीं थी, तो फिर उन्हें हमेशा पैसों के लिए दादाजी से ही मांगना पड़ता था। तो अगर उनको खुद दादाजी को कहीं खुद जाना हो तो वो चाहे जितने भी पैसे लेके जाते थे, पर अगर दादी जी को कहीं जाना हो तो वो कुछ ही पैसे देते थे, शायद उनको इससे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो आपका शौक है क्लीनिंग। भारत में स्वच्छता को लेकर पिछले 5 साल में क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए? क्या अवेयरनेस बढ़ा है इस बीच में? सर स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में सबसे पहले टॉयलेट्स बनवाए गए हैं, और फिर सफाई के लिए अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट प्रमोट भी कर रही है। जो गांव साफ़ है उनकी रैंकिंग भी किया जा रहा है। और इस क्षेत्र में मौली नोंग जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है मेघालय का, उसका एडवर्टीज़मेंट किया गया ताकि जो लोग हों वो मोटिवेट हों कि हम भी अपने गांव को या फिर शहर को साफ़ बनाएं। ये जो रैंकिंग दी गई है, हालिया रैंकिंग में कौन कौन से स्टेट बहुत अच्छा कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेट बहुत वर्स्ट कंडीशन में है? सर साउथ के तो सारे ही स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और वर्स्ट स्टेट में हिंद। जवाब ऐसा दीजिए जो बहुत मैनिपुलेटेड ना हो। अगर आप जानती हैं तो जवाब दीजिए। सर एग्जैक्ट पोजीशन मुझे नहीं याद है। नहीं। यूपी में आपने बताया कि पॉपुलेशन और पॉपुलेशन की डेंसिटी दोनों बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि यूपी इतना बड़ा स्टेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के लिहाज से इसको 2 या अधिक राज्यों में बांटने का समय आ गया है, बांट देना चाहिए? सर अगर हम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो अगर बेहतरी की तरफ में रिजल्ट्स दिखते हैं हमें, तो हमें उसको बांटना सही होगा, लेकिन उसको पूरी तरह से एनालाइज किया जाए, उसके प्रॉस कॉन्स। पर मुझे ऐसा लगता है कि 73rd और 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया है, और यूपी में अगर जो लोअर लेवल है वहाँ पे एम्पावरमेंट नहीं दिखता है और सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सही नहीं हैं, तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर एक बार उसको मौका देना चाहिए। ऐसा करके क्या हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? केरला का एग्जांपल हम देखें तो आप इससे सहमत हैं या नहीं सर? कि एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत होगी अगर इसको बांटा जाए, क्योंकि 73rd 74th अमेंडमेंट तो बहुत पहले आ चुका है। जी सर। और राज्य की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है। सर डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हुआ वहाँ पे, उनके पास में ना तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और ना ही पुलिस पावर्स भी नहीं है, वो दूसरों भी स्टेट के पास में नहीं है। लेकिन केरला ने सारे सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे पंचायती राज बहुत ही अच्छा है, और कोविड-19 में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। बिहार से झारखंड को अलग किया गया। जी सर। यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया। जी सर। ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल तो नहीं निकले? नहीं सर। तो क्या बिहार झारखंड को फिर से एक कर देने से बिहार की तरक्की होगी? सर जो चीज़ें हो चुकी हैं उन्हें हम फिर से वैसा तो नहीं बना सकते, लेकिन जो भी एनालाइज किया गया था, जिस भी वजह से इसको डिवाइड किया गया, उस चीज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए तो शायद बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। WHO ने जो कोरोना के वेरिएंट्स हैं उनके नामकरण इस समय किए हैं। भारत सरकार ने कुछ आपत्ति जताई थी।
आपको अंदाज़ा है कि क्या आपत्ति थी भारत सरकार की और क्यों नाम चेंज किए गए, उसमें भारत का क्या अपना स्टैंड था? सर मुझे इसके बारे में नहीं पता। नहीं, वीराजिन किट PCR टेस्ट के लिए डेवलप हुआ है, इसके बारे में कोई आइडिया? नो सर। एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को वैलिड करेंसी के तौर पर मान्यता दी है। भारत का स्टैंड बिटकॉइन को लेकर क्या है? सर अभी भारत जो है बिटकॉइन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो बिटकॉइन है वो उसको कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी कोई भी कंट्रोल नहीं करती है, जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा बहुत ही ज़्यादा है। और इसके अलावा इसकी जो प्राइसेस है वो बहुत ही इन्फ्लेटरी हो जाती है, अपने आप से ही बढ़ जाते हैं, तो नुकसान भी हो सकता है। और उसमें तो एल सल्वाडोर ने बेसिकली एक गलत कदम उठाया होगा? सर दूसरे भी कंट्रीज़ प्रमोट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जापान भी अलाउ कर रहा है इस चीज़ को। और हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है कि बिटकॉइन को नहीं अलाउ करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरबीआई का जो डिसीज़न है कि आप उन बैंकों के साथ बैंक ट्रांजैक्शंस ऐसे नहीं करोगे जिनके रिलेशंस हैं बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस में। तो फिर भारत में भी ये चीज़ अलाउ है, और एल सल्वाडोर ने अगर उसको मान्यता दी है तो उसके लिए सेंट्रल अथॉरिटी को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं उसमें प्रयास किए जा रहे हैं। सर शालू, आपके पिताजी का जन्मदिन आपको याद है? वर्ष बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिन बताना है। सर मेरे पापा का जन्मदिन उनको भी नहीं याद है, तो जिनका बर्थ डेट नहीं याद होता है उसको 1 जनवरी ही मानते हैं। तो मम्मी और पापा दोनों का 1 जनवरी ही है आधार कार्ड में। अच्छा, ठीक है। नेकी कर और दरिया में डाल। जी सर। इस मुहावरे का निकटतम संबंध विदेश नीति के किस सिद्धांत से या डॉक्ट्रिन से है? मुझे नहीं पता है सर किस डॉक्ट्रिन गुजराल से। डॉक्ट्रिन आपको पता है? जी सर। क्या है? सर गुजराल डॉक्ट्रिन ये कहता है कि अगर आप दूसरे देश के लिए कुछ करते हो तो आप उनसे एक्सपेक्ट मत करो कि वो भी आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे। अब नेकी कर और दरिया में डाल। जी सर। क्या लगता है ये नीति व्यवहार परक है? सर अगर कोई भी कंट्री जो है वो नेशनल इंटरेस्ट पे वर्क करता है, तो इंडिया जो है वो हर कोई चाहता है कि जो दूसरे स्टेट्स हैं उनके साथ में हमारे रिलेशंस अच्छे हों। पर चाइना का इन्फ्लुएंस इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं पे नज़र आता है, क्योंकि वो हमारे नेबरहुड में उसका जो फुटप्रिंट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इंडिया को इस पॉलिसी पर फोकस करना पड़ रहा है। कब आया गुजराल डॉक्ट्रिन? सर एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है मुझे। राजनीति शास्त्र में पढ़ने का मौका नहीं, क्या ये सिलेबस में नहीं है? सर है सिलेबस में, बट सर मैं डेट्स वगैरह पे कम फोकस। अच्छा, आपने कश्मीर में काफ़ी समय गुजारा है, आप हजरत बल में रह के आपने NIT में पढ़ाई की है। जी सर। आपको लगता है भारत सरकार ने जो फैसला लिया है जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में बांटने का, जी सर, ये एक सही फैसला है या वैसा ही गलत फैसला है जैसे बिहार और झारखंड को अलग करने का फैसला था? सर ये वहाँ के लोगों की खुद की डिमांड है, क्योंकि लद्दाख अच्छा, लद्दाख में उन लोगों का डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो सरकारें थी वो जम्मू या फिर श्रीनगर में होती थी। क्या आपको लगता है सिर्फ लोगों की डिमांड के आधार पर बोडोलैंड वाले तो कब से मांग रहे हैं कि उनको अलग स्टेट दे दिया जाए? सर यहाँ पे पाकिस्तान का भी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म सब कुछ वहाँ पे बढ़ रहा है। तो यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद से गवर्नमेंट को डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो लोगों से कांटेक्ट कर सके, और जो एक विचारधारा है वहाँ के लोगों की एंटी इंडिया या तो उसको बदला जा सके। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि लोगों की विचारधारा है एंटी इंडिया, या कुछ नेताओं की या कुछ व्यक्तियों की? सर वहाँ पर 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो जो न्यूट्रल होते हैं और एक जिन पर सेपरेटिस्ट का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है, लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुँचा, जिसकी वजह से जो भी वहाँ पे एंटी स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेस्ट होते हैं वो हमेशा एंटी इंडिया और एंटी मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंटी मुस्लिम भी हो जाता है वो? जी सर। तो क्या ये नहीं लगता है कि आपको ये भारत सरकार, राज्य सरकार की विफलता है कि वहाँ पाकिस्तान के जो प्रायोजक लोग हैं उनका दबदबा ज़्यादा हो जाता है? सर विफलता अगर हम कहें तो अगर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो उसको कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए था। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है करप्शन का। इतने सालों से जो भी स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेंस दिया जा रहा था इतना ज़्यादा, वो लोगों तक नहीं पहुँचा, जिसकी वजह से जब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है
और टेररिज्म बढ़ने की वजह से टूरिज़्म वहाँ पे प्रभावित हुआ, जो कि मेन एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था उनका। तो ऐसे लोग जो है इन एक्टिविटीज़ की तरफ अट्रैक्टेड हुए, और जो भी उनके ग्रीवेंसेस थे उनको उनका मानना ऐसा है कि उसको प्रॉपरली जो है रीएड्रेसल नहीं किया गया। अच्छा, अगर किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में गैर आलोचनात्मक नज़रिए वाले प्रशासक हो जाएं, जो किसी भी नीति और कार्यक्रम का कभी आलोचनात्मक मूल्यांकन न करें, सिर्फ प्रशंसा ही करते रहें, जी सर, तो इससे दीर्घकालिक जो भविष्य है राज्य का, उसके लिए सुरक्षित विकल्प है या खतरनाक है? सर डेमोक्रेटिक कंट्री में ये माना जाता है कि जो डिसेंट होता है वो एक प्रोटेक्शन वॉल की तरह एक्ट करता है, और अगर डिसेंट है तभी हम डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आलोचना करना एक पॉजिटिव स्टेप है कि हम अपनी डेमोक्रेसी को, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है शालू, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। अब आपका इंटरव्यू हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर मैं आई कम इन? आइए शालू, ये इंटरव्यू स्तर पे आप पहली बार जा रही हैं? जी सर। इसके पहले मेंस कितनी बार लिखा था? सर एक भी बार नहीं। अच्छा, ये पहली बार मेंस भी लिखा, इंटरव्यू भी। और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल कब लिया? शुरू से था? जी सर। मतलब पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रही थी 4 साल से। ठीक है, तो कहीं कहीं छोटी छोटी बातों में आप क्यों उलझ रही थी? मतलब क्लैरिटी नहीं है, वाइडली नहीं पढ़ा लगता है, मतलब जितना एक्सटेंसिव होना चाहिए था। जी सर। क्या लग रहा है? सर ओके है। ओके है, ठीक ठाक। हमें लग रहा है अच्छा है। कुल मिलाकर कैंडिडेचर आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बैकग्राउंड आपका अच्छा है। एक छोटे से शहर से आने के बाद भी NIT से आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है। आजकल ई-गवर्नेंस में उसका फ़ायदा भी मिलेगा। बस ये है कि आप अपने आप को उस दिन मेंटेन रखिए। लगभग आपने ठीक मेंटेन रखा है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वीडियो अपने देखिएगा तो अंदाज़ा लग ही जाएगा। जो रेंज ऑफ क्वेश्चंस थे उसमें आपका पॉलिटिकल साइंस जो कि ऑप्शनल है, वहाँ एक्सपेक्टेशंस है कि आप थोड़ा और अच्छा अपने आप को तैयार करिए। तो वो जो जो चीज़ें आ रही हैं वो देख लीजिएगा। जो कॉमन सवाल पूछे जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, तो उसको डे टू डे लाइफ से लिंक करके ये सब चीज़ें। लेकिन अच्छी चीज़ें बहुत सारी हैं। अच्छी चीज़ें, एंट्री अच्छा है, फॉर्मल है आपका, सिटिंग पोस्चर आपका अच्छा है, आई कांटेक्ट अच्छा है, आप हम्बल एंड असर्टिव साथ में दोनों दिख रही हैं। तो विनम्रता भी है और साथ में ये भी नहीं है कि आप सकुचाने वाला व्यक्ति तो नज़र नहीं आ रहा है। और आपका जो प्रस्तुतिकरण है वह भी तर्कसंगत है, भाषा में प्रवाह भी अच्छा है। आपने क्या पढ़ाई ज़्यादातर अंग्रेजी में की है? जी सर। कहीं कहीं शब्दों के चयन में भटकाव दिख रहा था। जैसे आप कहना चाह रही थी कि एक सर के सवाल में कि कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक में, तो आप ये कहना चाह रहे थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिटर या जो कठोर कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा पाती जैसे कि कम्युनिस्ट उठा पाते हैं। लेकिन शायद कठोर शब्द आपको ध्यान नहीं है, आपने कहा ठोस कदम नहीं उठा पाती। ठोस कदम न उठाना एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है किसी भी सरकार के लिए। जी। ठोस कदम तो डेमोक्रेसी में भी आदमी उठाता ही है। जी। तो शब्दों के चयन से ऐसा लगा कि शायद आपका जो कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है वो ज़्यादा इंग्लिश रहा है। तो थोड़ा सा और भी अभ्यास रखिए, खासतौर पे जो विषय से संबंधित शब्दावली है जी सर, उसके प्रति और संवेदनशील हो जाइए और थोड़ा सा डेप्थ और बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर खुशी की बात है, ज़्यादातर आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो एवरेज से बहुत अच्छा है। तो इसको बस सस्टेन करिए और थोड़ा सा कंटेंट वाले पे काम करिए। जी सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।